अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। जिन हजरात ने इस किताब का पहला हिस्सा नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा, अपने अल्फाज देखें। टॉम हॉपकिंस कहते हैं कि किसी भी चीज़ को कसरत से दोहराइए और वो आप बनना शुरू हो जाएगा। सबक नंबर 6, आपके अल्फाज एक पगडंडी चमकाते हैं। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, जिन अल्फाज का आप मुस्तकिल इंतखाब करते हैं वो आपके मुकद्दर को बनाएंगे। आखिरी बार आपने इन अल्फाज के बारे में संजीदगी से कब सोचा जिनको आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं? आप अपने अल्फाज कितनी एहतियात से मुंतखब करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, जेफ अल्फाज के बारे में ये सब क्यों हंगामा कर रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात है? जवाब बहुत आसान है। आपके अल्फाज में नाकाबिले यकीन ताकत है। वो एक रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं, मौके को ख़त्म कर सकते हैं या पुराने निज़ाम को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। आपके अल्फाज आपके हक़ायत को तक़वियत देती हैं और आपके हक़ायत आपकी हकीकत को पैदा करती हैं। इस अमल को डोमिनोज़ की एक कतार के तौर पर सोचें जो इस तरह नज़र आते हैं। ख़यालात, ख़यालात के बाद अल्फाज, अल्फाज के बाद यकीन, यकीन के बाद अमल, अमल के बाद नताइज। ये कैसे काम करता है? टॉम की एक सोच है, जैसे जब फ़रोख्त की बात आती है तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं होता हूँ। अब चले याद रखना कि उसे सिर्फ एक बार ही ये फ़िक्र नहीं है। अरे नहीं, वो उसे बाकायदगी से अपने दिमाग में चला रहा है, शायद उसकी ज़िंदगी में सैकड़ों या हज़ारों बार। तब टॉम ने उन अल्फाज को इस्तेमाल करना शुरू किया जो उस सोच की तायीद करते हैं। वो अपने दोस्तों और साथियों से कहता है, मैं कभी भी फ़रोख्त में बहुत अच्छा काम नहीं करूँगा, या मुझे सिर्फ सेल कॉल करने या इम्कानात के करीब आने से नफ़रत है। यहाँ एक बार फिर टॉम उन जुमलों को बार बार दोहराता है, अपनी गुफ्तगू में और दूसरों के साथ गुफ्तगू में। इसके नतीजे में उसके एतमाद को तक़वियत मिलती है और ये उस मरहले पर है जहाँ वो ज़िंदगी की सच्चाई से मिलता है। आपने देखा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करेंगे वो आपके हक़ायत से बहती हैं। लिहाजा हमारी फ़रोख्त की मिसाल में टॉम ने ये यकीन पैदा किया है कि वो फ़रोख्त में कामयाब नहीं होगा और ये कि वो ज़्यादा रकम हासिल नहीं करेगा। ये उसके लाशऊर दिमाग में सरायत कर जाता है। इस यकीन से मुमकिन तौर पर क्या सामने निकल कर आ सकता है। चूँकि टॉम अपनी फ़रोख्त की अहलियत पर यकीन नहीं रखता, लिहाजा वो बहुत कम एक्शन लेता है या वो ऐसी हरकतें करता है जो नतीजा खेज नहीं है। वो काम नहीं करता जिसकी फ़रोख्त में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। और फिर काफ़ी हद तक पेश क़ियासी के साथ टॉम को बहुत ख़राब नताइज मिलते हैं। मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए टॉम फिर ज़्यादा मनफी ख़यालात सोचना शुरू करता है, मज़ीद मनफी अल्फाजों को दोहराता है, मनफी अकायद को तक़वियत देता है और उससे भी ज़्यादा मनफी नताइज हासिल करता है। ये एक शैतानी चक्कर है। रोडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि अल्फाज यकीनन इंसानियत के ज़ेरे इस्तेमाल में सबसे ताकतवर दवा ड्रग्स हैं। यकीनन इस सारे अमल का खुशी खुशी ख़ात्मा हो सकता था अगर टॉम ने मस्बत ख़यालात का इंतखाब किया होता और उन ख़यालात को मस्बत अल्फाज से तक़वियत मिलती और बदले में वो उस एतमाद को तक़वियत बख्शेगा कि वो फ़रोख्त में कामयाब हैं। इसके नतीजे में टॉम इस यकीन के मुताबिक कार्रवाइयाँ करेंगे और शानदार नताइज के साथ ख़त्म करेंगे। मेरा नुक्ता ये है कि इस अमल में अपने अल्फाज के किरदार को कम ना करें। जो लोग ख़ुद को मनफी अल्फाज की मुस्तकिल ग़िज़ा खिलाते हैं उनका मुकद्दर मनफी रवैया इख्तियार करना होता है। ये वजह और असर की एक सादा सी बात है। आप मनफी अल्फाज के दोहराने के इस अमल को जारी रखते हुए आला कामयाबी हासिल करने की तवक्को नहीं कर सकते और इसकी वजह यह है कि मनफी अल्फाज हमेशा मनफी अकायद की तक़वियत का बायस बनेगी और बिल आखिर मनफी नताइज की तरफ। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आपके घर में कोई चीज़ ठीक हो जाए? Why you don't want me to fix anything in your home? जब घर की मरम्मत की बात आती है तो मैं खो गया हूँ। आप चाहते हैं कि मैं टॉयलेट टैंक में किसी नल को तब्दील करूँ या कोई चीज़ ठीक करूँ। मेरे पास माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचने का बेहतर मौका है। कारपेंट्री या बिजली की वायरिंग है। मुझे कोई इशारा नहीं मिला। तुम मेरी आखिरी कमज़ोर पहलू को जानना चाहते हो।
और ये वही हिदायत के सफ़े हैं जिनमें ये वजाहत की गई है कि किसी चीज़ को कैसे इकट्ठा किया जाए जो आपने अभी बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। आप जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। वो सियाह और सफ़ेद किताबचे जिनके बारे में फिगर 10A का हवाला मौजूद है, जो आपको दिखाता है या आपको दिखाने का दावा करता है, जहां तमाम नट और बोल्ट जाते हैं और ये के तमाम हिस्से एक साथ कैसे फिट होते हैं। इंस्ट्रक्शन शीट्स का मुझ पर वही असर होता है जैसा कि सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट का होता है। अगर आप पुराने सुपरमैन प्रोग्रामों को याद करते हैं तो विलन सुपरमैन पर गोली का निशाना बनाता है और गोलियां बेज़रर उसके सीने पर उछाल देती हैं। लेकिन एक मादा था जिसके खिलाफ सुपरमैन दिफा नहीं कर सकता था, क्रिप्टोनाइट। जब भी बुरा आदमी क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा थाम लेता, सुपरमैन घबराहट में चला जाता और अपनी ताकत खोने लगता। ठीक है, जब मैं एक इंस्ट्रक्शन शीट देखता हूँ तो मैं घंटों तक कमज़ोर हो जाता हूँ और अपनी ताकत खो देता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसे देखना मेरे लिए बेकार है, उसको समझने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं हिदायत को नीचे रखकर चिल्लाता हूँ कि डोलोरोस आए और मुझे दिखाए कि मैं क्या करूँ। डोलोरोस के लिए ये एक केक का एक टुकड़े जितना आसान होता है। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं दुनिया का सबसे होशियार आदमी होने का दावा नहीं करता, लेकिन मैं खुद को माकूल जहन समझता हूँ। क्या मैं घर की मरम्मत की महारत के लिए कुछ जीन खो रहा हूँ जो दूसरे लोगों को दिया गया था? नहीं, ये भी नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। पिछले 40 सालों से मैंने बार बार कहा है, मैं मैकेनिकल चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ और मैं किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। और देखो, मनफी अल्फाज इस्तेमाल करने के 40 साल बाद मैंने एक पुख्ता यकीन पैदा किया है कि मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता। क्या आप देखते हैं कि मैंने अपने अल्फाज के बारे में मुहतात न रहकर ये सूरत हाल कैसे पैदा की? और सच्ची बात यह है कि अगर मैं मुरम्मत करने की अपनी सलाहियत के बारे में मस्बत अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देता तो मैं आखिरकार इस रुझान को पलट सकता था। बरसों पहले साइंसदान के अल्फाज काबिल कदर हैं। साइंटिस्ट्स वर्ड्स आर वर्थ लुकिंग एट। मैंने एक साइंसदान केंट क्लेरेस के बारे में एक मजमून पढ़ा जो नासा की तलाश बराए इजाफी पुरतशवीशी इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का सरबराह था। क्लेरेस, जिनके पास तबियात में बहुत बड़ी डिग्री हैं, वो ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा था जो कायनात में ज़िंदगी की दीगर शक्लों की मौजूदगी की निशानदेही करने वाले रेडियो सिग्नल्स की तलाश करता था। स्टार ट्रेक की तरह थोड़ा सा लगता है ना? लेकिन इसके बारे में कोई गलती ना करें, ये कुछ उम्दा तकनीकी साइंसी तहकीक हैं। और इसके बावजूद क्लोरोस के पास लड़ने के लिए जिस्मानी चैलेंज है। मैं आपको बताता हूँ कि वो इसकी वजाहत कैसे करते। उन्होंने अपनी हालत को एक छोटी सी तकलीफ और सिर्फ मुश्किल से तकलीफ से ताबीर किया। क्लोरोस का ख़ास जिस्मानी चैलेंज क्या है? मामूली सी जोड़ों की तकलीफ या कभी कभार आधे सर का दर्द? केंट कॉलर्स अंधे हैं, ठीक है, वो अंधा है। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है कि कोई अंधेपन को छोटी सी तकलीफ या सिर्फ मुश्किल में मुब्तला करार दे सकता है? प्लूटोर्च कहते हैं कि अल्फाज में दिमाग की कैफियत, किरदार और स्पीकर की वजीहत दिखती हैं। इन अल्फाज को इस्तेमाल करके केंट कॉलर अजीम चीज़ों के असूल के लिए खुद को ताकतवर कर रहे हैं। वो अपनी हदूद को कोई ताकत नहीं देता और उसके नतीजे में वो उन लोगों को अबूर करने और उनकी नज़र से ज़्यादा काम करने में कामयाब हैं। अभी आप अपनी ज़िंदगी में किन रुकावटों का सामना कर रहे हैं? अगर आप इनको नाकाबिल तस्खीर रुकावट के बजाय सिर्फ बमुश्किल एक तकलीफ के तौर पर देखते हैं तो इस ताकत का तस्वुर कीजिए जो आप इंकशाफ कर सकते हैं। बताना या नहीं बताना, टू टेल और नॉट टू टेल। जब मैं आपको अपने मकासद की तरफ बढ़ाने के लिए मस्बत ज़बान इस्तेमाल करने की अहमियत के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जेफ, क्या मैं ये मस्बत अल्फाज आपसे कहता हूँ या क्या मैं ये अल्फाज दूसरे लोगों से भी कहता हूँ? आपको खौफ हो सकता है कि अगर आप दूसरों को अपने अहदाफ के बारे में बताते हैं तो वो सोचेंगे कि आप अपने आप पर फ़ख्र कर रहे हैं और वो आप पर हंसते भी होंगे। मुझे इस शोबे में कुछ हिदायत तजवीज़ करने की इजाज़त दें। इस समझ के साथ कोई सख्त और तेज़ कवायद मौजूद नहीं हैं और आपको वो काम करना चाहिए जो आपके लिए बेहतरीन हो। इसके साथ जितनी जल्दी मुमकिन हो खुद से मस्बत गुफ्तगू करें, मेरी नज़र में, और ज़्यादा। बहरहाल आप खुद से बात कर रहे हैं, लिहाजा आपको अपने तबसरे सुनने वाले दूसरों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अहम बात यह है कि आप बार बार ये मस्बत इनपुट को सुनें
اور یہ آپ کے لاشعوری ذہن میں بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ چاہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے اہداف کا اشتراک کرنا ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے مقاصد پر کبھی بھی بحث نہ کریں۔ سب سے بڑا کام جو وہ کریں گے وہ ان تمام وجوہات کی نشاندہی کرنا ہے کہ آپ کامیاب کیوں نہیں ہوں گے، کس کو اس کی ضرورت ہے۔ اکثر یہ منفی نیلیاں وہی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں بہت کم یا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ان کے کوئی مقاصد یا خواب نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور کامیاب ہو۔ پھر بھی کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جب آپ دوسروں کو اپنے مقاصد کے بارے میں بتا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو آپ کی کوششوں کا انتہائی مثبت اور مکمل حامی ہے۔ یہ اس نوعیت کا انسان ہونا چاہیے جو آپ کو یہ مقصد مل جاتا ہے تو اسے خوشی ہوگی اور آپ کی مدد کے لیے اس کی طاقت میں کچھ بھی کرے گا۔ یہ آپ کا کوئی دوست یا ساتھی ہو سکتا ہے جو اس کردار کے مطابق ہو، یا خاندان کے کچھ افراد۔ اپنے مقاصد کو دوسرے کے ساتھ بانٹنا بھی ضروری ہے جو اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سیلز مینیجر آنے والے سال میں اپنے فروخت میں 20% اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مقصد کو عملے میں موجود ہر شخص کے لیے واقف کرے گا۔ اس کے بعد ہر کوئی اس کے حصول کے لیے مل کر کام کر سکتا ہے۔ اگرچہ میں آپ کو اپنے مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے مثبت الفاظ کے استعمال کی ترغیب کر رہا ہوں، میں تجویز نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان رکاوٹوں کو نظر انداز کریں جن کا سامنا کر سکتے ہیں، یا آپ دوسرے لوگوں کی رائے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے آپ جو کچھ راستے پر آ رہا ہے اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان امور پر کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں جو مثبت ہے، کوئی ایسا شخص جس کے تاثرات میں پیدا ہونے والی مشکلات کے تخلیقی حل موجود ہوں۔ مزید یہ کہ میں صرف ان منصوبوں پر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا جو اس موضوع پر ذہین رائے پیش کرنے کے اہل ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے انکل ایلمر سے مشورہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، خاص طور پر اگر انکل ایلمر منفی ہوں اور اس نے ساری زندگی کسی اور کے لیے کام کیا ہو۔ وہ اپنے کاروبار کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ آپ کو اپنے لیے کاروبار میں نہ جانے کے لیے وجوہات کی ایک فہرست دے گا۔ انکل ایلمر کے ساتھ آپ کی چھوٹی چھوٹی بات چیت کے بعد آپ اپنے آپ پر شک کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو اس قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ اور احتساب، ورڈز اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ ایک اور وجہ بھی ہے۔ کچھ معاملات میں آپ اپنا مقصد کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ احتساب کے لیے ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں دوسروں سے کہتا ہوں کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے آگے بڑھنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا۔ اس نقطہ نظر کو اپنے راستے کے پلوں کو جلا دینے کے طور پر سوچیے۔ جب میں ذاتی یا کاروباری تعلقات کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جلتی پلوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک واحد راستہ اور ایک بلند و بالا مقصد کو حاصل کرنا پسپائی کے تمام راستوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کارآمد حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ہم کسی دوست کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ہفتے میں 3 بار جم میں ورزش کرنے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہفتے کے آخر میں یہ دوست پوچھے گا کہ کیا ہم در حقیقت 3 بار جم جاتے ہیں۔ جیف کیلر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ پیسے کی کمی کی بات کرتے ہیں عام طور پر اس میں زیادہ تر جمع نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ڈرامائی مثال معروف موٹیویشنل سپیکر زیگ زگلر کی ہیں۔ زگلر نے خزاں پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اپنا وزن 202 پاؤنڈ سے کم کر کے 165 پاؤنڈ کر دیا۔ اسی دوران وہ اپنی کتاب See You at the Top لکھ رہے تھے۔ کتاب میں زگلر نے ایک بیان شامل کیا ہے کہ اس نے اپنا وزن 165 پاؤنڈ تک کم کیا ہے۔ یہ بیان کتاب سے 10 مہینے پہلے کی تھی اور پھر اس نے پرنٹر کے ساتھ 25,000 کاپیاں کے لیے آرڈر دیا۔ اب یاد رکھنا، اس وقت جب اس نے یہ الفاظ لکھے تھے اس وقت زگلر کا وزن 202 پاؤنڈ تھا۔ اس نے اپنی ساکھ کو 25,000 افراد کے ساتھ لائن پر لگا دیا۔ اس بیان کو شامل کر کے اس کا وزن 165 پاؤنڈ ہے۔ زگلر جانتا تھا کہ کتاب چھپنے سے پہلے اسے 37 پاؤنڈ کم کرنے پڑیں گے اور اس نے کیا۔ اس حکمت عملی کا انتخابی طور پر استعمال کریں، اسے ان مقاصد تک محدود رکھیں جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں اور جہاں آپ ان فاصلوں تک جانے کا عزم رکھتے ہیں۔ کیا یہ خطرناک ہے؟ آپ شرط لگائیں کہ یہ خطرناک ہے،
लेकिन ये एक ज़बरदस्त मुहर्रिक है। अल्फाज और जज्बात, वर्ड्स एंड इमोशंस। उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब अपने अंदर के देव को बेदार करें में एंथनी रॉबिन्स एक मुकम्मल बाब को इस रास्ते में वक्फ कर देता है, जिसमें हमारे अल्फाज, हमारे जज्बात, हमारे अकायद और ज़िंदगी में हमारी तासीर पर असरअंदाज करती हैं। मैं रॉबिन्स के तमाम फ़लसफ़ों से इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ, लेकिन अल्फाज की ताकत के बारे में उनके मुशाहिदात निशाने ऐन हैं। रॉबिन्स बखूबी वाकिफ़ है कि कुछ अल्फाज हमारी जज्बाती शिद्दत पर क्या असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते चलें कि किसी ने आपसे झूठ बोला है, आप ये कहकर रद्द अमल दे सकते हैं कि आप नाराज़ हैं या परेशान हैं। अगर ताहम आपने गुस्सादार या मुश्तिल अल्फाज इस्तेमाल किए, आपकी फिजियोलॉजी और उसके बाद के रवैये में ड्रामाई तौर पर रद्दोबदल हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपको हर तरफ तनाव महसूस होगा। दूसरी तरफ अगर आप इस सूरत हाल को परेशान कुन करार देते हैं या ये कहते हैं कि आपको पेशानी है, ये आपकी जज्बाती शिद्दत को काफ़ी हद तक कम करता है। दरअसल रॉबिन्स की वजाहत के मुताबिक आप ये कहते हुए कि आप पेशाब है, शायद ये आपको हंसाएंगे और मनफी जज्बाती साइकिल को मुकम्मल तौर पर तोड़ देंगे। आप बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। रॉबिन्स दीगर मिसालों की मिसाल देता है कि आप किस तरह मनफी जज्बात की शिद्दत को कम कर सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, मैं तबाह हो चुका हूँ की जगह मैं वापस आ गया हूँ के साथ, या मुझे नफरत है के बजाय मैं तरजीह देता हूँ के जुमले का इस्तेमाल करें। यकीनन आप मस्बत जज्बात को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अल्फाज भी मुंतखब कर सकते हैं। मैं पुरअज़म हूँ कहने के बजाय क्यों ना कहूँ कि मैं रुक नहीं रहा हूँ, या ये ऐलान करने की जगह पर कि आप ठीक महसूस करते हैं, कोशिश करें मुझे गैर मामूली लग रहा है या मुझे बहुत ज़बरदस्त महसूस होता है। इस जैसे रसीली दिलचस्प अल्फाज आपके जज्बात को एक आला दर्जे की तरफ ले जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर गहरा असर डालते हैं। जब आप दानिस्ता तौर पर इस तरह की शरायत को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो आप वाक़ईतन इस रास्ते को तब्दील करने का इंतखाब करते हैं जिस पर आप सफ़र कर रहे हो। दूसरे आपके मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देंगे और आप भी अपने बारे में अपने तासुरात को तब्दील कर देंगे। आपके अल्फाज पर खड़ी निगाह, अ क्लोजर लुक एट योर वर्ड्स। एक लम्हे के लिए आपकी ज़िंदगी पर नज़र डालें। क्या कोई ऐसे शोबे हैं जहां आप मैं नहीं कर सकते, मुझे नहीं है या ये नामुमकिन है जैसे फ़िक्रे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम सब लोगों को जानते हैं जो इस तरह के बयानात देते हैं। मैं अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकता, मैं तस्वीरें नहीं बना सकता, मैं रियाजी में अच्छा नहीं हूँ, मैं नाम याद नहीं रख सकता, मेरे लिए इस तरह की रकम कमाना नामुमकिन है। जब आप ये तबसरे दिन आए और दिन गए 10, 20 या 30 सालों में करते रहते हैं तो आप नाकामी के लिए अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब आपके रवैये पर वापस आ जाता है। इन मिसालों में से हर एक मनफी रवैये की अक्कासी करता है, और अगर आप दुनिया को धुआंधार विंडो के ज़रिए देखेंगे तो आप मनफी ज़बान इस्तेमाल करेंगे और मायूस कुन नतायज बरामद होंगे। जेफ केलर कहते हैं, ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जो आपको अपने मकासद की सिमत ले जाए। खुशकिस्मती से आप अपने अल्फाज पर काबू पा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास मस्बत एहतिकाद का निज़ाम बनाने की सलाहियत है और जो नतायज आप चाहते हैं उसे तैयार कर सकते हैं। पहला कदम बेदारी है। आइए इन जुमलों की जांच पड़ताल करें और आप अपनी ज़िंदगी के 4 लाजमी शोबों ताल्लुकात, माली मामलात, करियर और सेहत में इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1, ताल्लुकात। क्या आप ऐसी बातें कहते हैं जैसे सभी अच्छे मर्द या ख़वातीन ले लिए गए हैं, या लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नाखुशगवार ताल्लुकात के लिए लफ्ज़ी तौर पर अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका जहन आपके हर लफ्ज़ को सुनता है और आपको दुरुस्त साबित करने के लिए तैयार होता है। हमारी मज़कूरा वाला मिसालों के सिलसिले में आपका जहन इस पर गौर करेगा कि आप सिर्फ उन अफराद को राग़िब करेंगे जो आपको मायूस करेंगे या आपसे फ़ायदा उठाएंगे। क्या ये आप चाहते हैं? अगर नहीं तो इस तरह के मनफी बयानात को दोहराना और अपने जहन पर ध्यान देने का सबब बनना बंद करो। नंबर 2, माली मामलात। आप अपनी मौजूदा माली सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात को बयान करने के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मैं हमेशा कर्ज में हूँ,
معیشت مذائقہ خیز ہیں یا کوئی نہیں خرید رہا جیسے جملے آپ کے خلاف کام کرتے، ایسی زبان کا انتخاب کرنا کہیں بہتر ہے جو خوشحالی اور بہتر معاشی اوقات کی تصدیق کرے۔ یقیناً اپنی بات کو تبدیل کرنے کے بعد کچھ دن میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وافر دولت موجود ہوں، لیکن آپ کے اعتقادات میں رد و بدل کے بعد یہی جسمانی حالات بدل سکتے ہیں۔ اپنا زبان صاف کرنا ایک اہم پہلا قدم ہے۔ بہرحال اس دنیا میں دولت کے حامل افراد غربت کا شکار ہو کر فریاد کرنے کے ذریعے ایسا نہیں ہو پائے، اور جو لوگ ہمیشہ پیسے کی کمی کی بات کرتے ہیں وہ عام طور پر اس میں زیادہ تر مقدار جمع نہیں کرتے۔ نمبر 3، کریئر۔ اگر میں آپ سے اگلے 5 سے 10 سالوں میں آپ کے کریئر کے امکانات کے بارے میں پوچھوں تو آپ کس طرح جواب دیں گے؟ ایماندار رہو۔ کیا آپ کہیں گے کہ معاملات اب بھی ویسے رہے ہیں جیسا کہ اب ہیں، یا کیا آپ اعلیٰ چیلنج، زیادہ ذمہ داریوں اور مالی انعامات میں اضافہ کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام کی وضاحت کریں گے؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں اپنے کریئر میں کہاں جا رہا ہوں، تو امکانات زیادہ نہیں بدلیں گے۔ آپ کی زبان آپ کے ویژن اور سمت کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر دوسری طرف آپ کے پاس واضح مقصد ہیں جو آپ اکثر بیان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صرف اپنے آپ کو ہی آپ اس مقصد تک پہنچنے کا ایک بہترین موقع رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو یقیناً یہ بھی درست ہے۔ کیا آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ کے کاروبار کی گروتھ کے مطابق ہوں، یا کیا آپ مستقل طور پر یہ بولتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اگلے درجے تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ نمبر 4، صحت۔ بغیر کسی سوال کے ہمارے الفاظ کا ہماری صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر تصور کیجئے کہ ہم میں سے ایک گروہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا جو بالکل مناسب اور لذیذ کھانا لگتا ہے۔ پھر 2 گھنٹے بعد میں نے آپ کو فون کیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے والا ہر شخص ہسپتال لے جایا گیا تھا اور اسے فوڈ پوائزننگ کا علاج کرایا گیا تھا۔ فرض کریں میں نے فون کرنے سے پہلے آپ کو بالکل ٹھیک محسوس کیا تھا۔ میری معلومات سننے کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ غالباً آپ اپنا پیٹ تھام لیں گے، پیلے ہو جائیں گے اور بہت بیمار محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میری باتوں نے آپ میں ایک یقین پیدا کیا جس کے نتیجے میں آپ کے جسم نے عمل کرنا شروع کر دی۔ جسمانی طور پر یہ ہی رد عمل اس وقت بھی پیش آ سکتا تھا اگر میں کوئی ظالمانہ مذاق کھیل رہا ہوتا اور ساری صورتحال کے بارے میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ کا جسم ان الفاظ کا جواب دیتا ہے جو آپ سنتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دہراتے رہنا قطعی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کو دائمی کمر کا درد جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یا آپ کو ہر سال 3 یا 4 شدید نزلہ ہوتا ہے۔ ان بیانات کو بیان کر کے آپ دراصل اپنے آپ کو درد اور بیماری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ برائے کرم غلط فہمی میں نہ رہیں۔ میں یہ تجویز نہیں کر رہا ہوں کہ آپ درد یا بیماری سے انکار کریں، یا یہ کہ آپ کسی بھی بیماری پر قابو پا سکتے، لیکن ایسی زبان کے استعمال سے یقیناً کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جو تکلیف اور انسداد کو تقویت دیتی ہے۔ آپ کے پاس انتخاب ہے۔ You have a choice۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے ان 4 شعبوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کے بارے میں سوچا ہے؟ جب ہم کچھ جملے بار بار دہراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دماغ میں ایک نالی تشکیل دی جاتی ہے۔ ہم اپنے سروں میں وہی پرانے گریز دوبارہ ٹوٹتے ہوئے ریکارڈ کی طرح چلاتے رہتے ہیں۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ الفاظ کہتے ہیں تو آپ کے نالی کو یہ الفاظ مزید گہرا کرتے ہیں۔ اپنے دماغ میں وہی پرانے خرافات چلاتے ہیں، اسی پرانے حقائق کو تقویت دیتے ہیں اور وہی پرانے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ تاہم پہچانیے، کیونکہ آپ نے ماضی میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ایسا کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کی زبان میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کی طرف سے کچھ ضبط اور چوکسی کی ضرورت ہے، اس کے باوجود یہ کوشش قابل قدر ہے۔ لہٰذا اب سے شعوری طور پر ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے مقاصد کی سمت لے جائے۔ جب آپ پھسلتے ہیں تو کسی دوست سے یاد دلانے کو کہیں، یاد رکھنا یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس طرح سے بات کریں جس سے آپ زندگی کی خواہشات کی طرف بڑھ سکیں۔ لہٰذا ایسے الفاظ استعمال کریں جو آپ کے راستے پر چلنے کی خواہش کے راستے کے مطابق ہوں۔ ان خطوط پر عمل کریں اور خود کو دیکھیں کہ آپ نے اس حیرت انگیز سمت میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔
اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو ضرور آپ کے دوستوں کو بھی ہوگا، تو لہٰذا اس فائدے کا ذریعہ آپ بنیں، اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے آنے والے ویڈیوز بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گے، تو لہٰذا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔